हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो जीपैट एंड नाइपर 2026 के लिए हमारी जो वन लाइनर रिवीजन सीरीज चल रही है, आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं सस्पेंशन एंड इमल्सन, और इनके वन लाइनर्स आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आ जाओ फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस बाईफेजिक सिस्टम्स होते हैं इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड फेज। मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, देखो सस्पेंशन और इमल्शन में मेन डिफरेंस यही है कि सस्पेंशन में जो होता है ना, वो वहाँ पे एक फेज जो होता है वो सॉलिड होता है, दूसरा जो होता है वो लिक्विड होता है, और वो इनसॉल्युबल रहता है। बिकॉज अगर वो सॉल्युबल हो गया तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। सेम चीज अगर हम इमल्शन में बात करें तो इमल्शन में दोनों फेज जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं और वो इमिसिबल होता है, लाइक ऑयल और वाटर, मतलब आपस में वो मिक्स नहीं होते। तो ये एक मेन डिफरेंस है। और सस्पेंशन की जो पार्टिकल का डायमीटर होता है वो कितना होता है? वो ग्रेटर देन 0.1 माइक्रोन मीटर होना चाहिए। ठीक है, 0.1 माइक्रोन मीटर से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगला जो है इमल्शन। इमल्शन आर बाईफेजिक सिस्टम। अब इमल्शन भी क्या है? इमल्शन भी हमारा बाईफेजिक सिस्टम है, और जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं एज अ वन डिस्पर्स्ड एज ग्लोब्यूल इन अदर, जिसमें से एक जो है वो दूसरों में एज एन ग्लोब्यूल डिस्पर्स रहता है। अब सस्पेंशन हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के मेनली हमारे सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सस्पेंशन जो आता है वो आता है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड के बीच में। तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन क्या काम करते हैं हमारे भाई, कि फ्लॉकुलेटेड जो है वो लूज और फ्लफी एग्रीगेट बनाते हैं। मतलब क्या है कि उनका जो आपस में, लाइक देखो सॉलिड है लिक्विड के अंदर है, तो वो आपस में जुड़ेगा, वो सेटल डाउन होगा। तो वो जो फ्लॉकुलेटेड होता है वो लूज और फ्लफी एग्रीगेट बना के सेटल होता है और इजिली रीडिस्पर्स हो जाता है। और जबकि वही डीफॉकुलेटेड भाई साहब जो है वो क्या करते हैं, हैव द डिस्क्रीट पार्टिकल, और वो स्लोली सेटल डाउन होते हैं। बट सेटल डाउन तो स्लोली होते हैं, बट एक बार अगर सेटल डाउन हो गए तो फिर वो दोबारा रीडिस्पर्स करना डिफिकल्ट हो जाता है उनका, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो हमारा हार्ड केक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा दोनों में कि फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड में। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्लासिफिकेशन था ये किस बेसिस पे था? ये था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड। दूसरा एक क्लासिफिकेशन और होता है सस्पेंशन का, हम वो भी बात कर लेते हैं। दूसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड, लाइक लिक्विड के अंदर सॉलिड का कितना प्रपोर्शन है उसके बेसिस पे भी होता है। अगर वो जो सॉलिड का कंसंट्रेशन है वो 2 to 10% वेट बाई वॉल्यूम सॉलिड्स हैं, तो वो आपका कौन सा सस्पेंशन हो जाएगा? वो हो जाएगा डाइल्यूट सस्पेंशन। अगर वो 50% वेट बाई वॉल्यूम हो जाता है तो वो आपका हो जाता है क्या? कंसंट्रेटेड सस्पेंशन। तो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट का आपका एग्जांपल है कॉर्टिसोन एसीटेट हो गया और प्रेडनिसोलोन एसीटेट सस्पेंशन। जबकि अगर हम कंसंट्रेट की बात करें तो जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन हो गया और प्रोकेन पेनिसिलिन जी सस्पेंशन हो गए। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ के बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगली स्लाइड्स में कुछ और चीजें देखेंगे क्या होता है और क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलें फटाफट से फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक, तो अगला जो आ रहा है अपने पास वो आ रहा है क्या? स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स को लेके। अब स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स लाइक आपका जेल और थिकनिंग एजेंट, ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं रैपिड सेटलिंग इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। मतलब क्या है, अभी हमने बताया कि जो वहां पे सेटलिंग जो हो रही थी, एक होता है रैपिड सेटलिंग और हार्ड केक फॉर्मेशन, एक होता है स्लो सेटलिंग। तो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल हमारा क्या करते हैं, ये जो हमारा प्रिवेंट करते हैं रैपिड सेटलिंग को। और कैसे प्रिवेंट करते हैं? ये हाई विस्कोसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जब विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो सेटलिंग जो होती है वो कम हो जाती है। तो समझ गए बात को। और एक तरीके का ये भी यहाँ पे सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है कि अगर स्टोरेज कंडीशन में क्या रहता है कि वो जेल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म कर लेता है। ठीक है, फिर जैसे ही क्या होगा कि जेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो पार्टिकल हमारे सेटल नहीं होंगे। फिर जैसे हमने उसको शेक किया तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही वो डिक्रीज हुआ तो सस्पेंशन वापस से क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। तो जो सेटल्ड पार्टिकल रहेंगे वो भी हमारा क्या हो जाएंगे? वापस से रीडिस्पर्स हो जाएंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट हमारा बोल रहा है वेटिंग एजेंट्स के बारे में। वेटिंग एजेंट्स लाइक आपका पॉलीसॉर्बेट्स हो गए, ये क्या रिड्यूस करते हैं? इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस करते हैं। तो फैसिलिटेट करने के लिए वेटिंग के उसमें, ठीक है।
नेक्स्ट स्प्रेडिंग एजेंट लाइक आपका कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज और ज़ैंथन गम हो गए, ये क्या करेंगे, ये विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं, सॉरी सस्पेंडिंग एजेंट विस्कोसिटी को बढ़ा के सस्पेंशन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेंसिटी एडजस्टमेंट ऑफ व्हीकल मिनिमाइज द सेडिमेंटेशन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। अब देखो स्टोक्स लॉ हमारे भाई साहब क्या बोलते हैं कि स्टोक्स लॉ में अगर डेंसिटी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी की वजह से हमारा जो है डेंसिटी से क्या होता है, हमारा स्टोक्स लॉ के हिसाब से डेंसिटी का जो डिफरेंस होता है, अगर डेंसिटी का डिफरेंस कम हो गया तो वहां से क्या हो जाता है, वहां पे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या हो जाता है, वो ऑलरेडी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस होता है वो बात करते हैं। तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है डी स्क्वायर अपॉन रो 1 माइनस रो 2 इंटू जी अपॉन 18 ईटा। अब देखो यहाँ डी स्क्वायर क्या हो गया, पार्टिकल का डायमीटर है, मतलब क्या है, जितना पार्टिकल का डायमीटर बढ़ाओगे उतना ही सेडिमेंटेशन जो है वो बढ़ेगा। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डी रो 1 और रो 2 क्या हो गई, ये डेंसिटी हो गई, रो 1 क्या हो गई, डेंसिटी हो गई डिस्पर्स फेज की, और रो 2 जो हो गई डेंसिटी हो गई डिस्पर्जन मीडियम की। अब देखो डिस्पर्स फेज की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो कौन सा है, वो सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो लिक्विड है, तो सॉलिड की डेंसिटी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर इन दोनों के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस जितना कम रहेगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के उतना ही वो क्या हो जाता है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो मतलब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है उतना ही बढ़ जाएगा। और डेंसिटी कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है हमारे पास क्या, ग्रेविटी तो डायरेक्टली होगी, ग्रेविटी पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं। लास्ट आता है ईट, दैट इज हमारी विस्कोसिटी। तो अगर विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम विस्कोसिटी को बढ़ाएंगे तो सेडिमेंटेशन का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर हमारे पास नॉन विस्कोसिटी को अगर कम कर देंगे, तो मतलब ज्यादा कम कर देंगे, तो सेडिमेंटेशन का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी कम सेडिमेंटेशन ज्यादा। सिंपल सा समझो ना, लाइक अगर आप किसी भी सेम अमाउंट ऑफ चीज आप वाटर में रखो, सेम अमाउंट ऑफ चीज कोई भी सब्सटेंस जो है वो आप किस में रखो, वो रखो आप हनी में, तो हनी की विस्कोसिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो सेडिमेंटेशन मतलब जो अमाउंट है आपका, वो सॉलिड का पार्टिकल वो वाटर में ज्यादा जल्दी सेटल होगा या हनी में, वाटर में होगा, बिकॉज वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। तो ये यहाँ पे एक रीजन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है, स्टोक्स लॉ गवर्न द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी एज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पार्टिकल रेडियस एंड डेंसिटी डिफरेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। डीएलवीओ थ्योरी एक्सप्लेन करती है सस्पेंशन की स्टेबिलिटी थ्रू बैलेंस ऑफ वैन डर वाल अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के थ्रू हमारा ये जो है वो डीएलवीओ थ्योरी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को क्या करती है, वहां पे बताती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या बोला, क्रीमिंग इन इमल्शन। अब हम इमल्शन में की बात कर ले तो क्रीमिंग में हो जाता है क्या, क्रीमिंग इमल्शन का जो है वो रिवर्सिबल फिनोमिना है। ठीक है, क्रीमिंग इन इमल्शन इज रिवर्सिबल फिनोमिना अपवर्ड सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स फेज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या हो जाता है, अपवर्ड सेपरेशन होता है, वहां पे उसको हम लोग दो तरीके की क्रीमिंग होती है, एक होती है अपवर्ड क्रीमिंग, दूसरी होती है डाउनवर्ड क्रीमिंग। तो अपवर्ड क्रीमिंग हमें किसमें देखने को मिलती है, अपवर्ड क्रीमिंग हमें देखने को मिलती है O/W इमल्शन में, और डाउनवर्ड क्रीमिंग देखने को मिलती है हमें W/O इमल्शन में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या है, अपवर्ड क्रीमिंग तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसीलिए ऑयल ऊपर आ जाता है, और यहाँ पे ऑयल ज्यादा है वाटर कम है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, W/O इमल्शन में हमें डाउनवर्ड क्रीमिंग देखने को मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्रैकिंग और ब्रेकिंग जो है इमल्शन का, वो है इरिवर्सिबल फिनोमिना है, बिकॉज कोएलिशंस लीडिंग टू कंप्लीट फेज सेपरेशन इन इमल्शन। ठीक है, तो क्रैकिंग और उसमें हमारा क्रीमिंग में क्या हो जाता है कि इमल्शन में कंप्लीट फेज सेपरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक इरिवर्सिबल फिनोमिना हो जाता है। नेक्स्ट, फेज इन्वर्जन अकर्स व्हेन O/W इमल्शन चेंजेस टू W/O इमल्शन और वाइस वर्सा ड्यू टू चेंज इन कंडीशन। मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमारा फेज इन्वर्जन कब देखने को मिलेगा, जब हमारा O/W इमल्शन किसमें चेंज हो जाए, W/O इमल्शन में, या उसका उल्टा हो जाए, तो उसका एक फेज से दूसरे फेज में इन्वर्ज हो गया। और अगर ये फेज कब इन्वर्जन कब देखने को मिलेगा, अगर हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज है उसका कंसंट्रेशन अगर हम 60% से ज्यादा कर दे तो हमें फेज इन्वर्जन देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली किसमें पूछा गया था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका जीपैट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था फेज इन्वर्जन से रिलेटेड, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, HLB वैल्यू गाइड सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफायर विद 3 to 6 फॉर W/O इमल्सिफायर, और अगर हम बात करें 8 to 18 फॉर O/W emulsions. Okay, next one is oil in water emulsion have oil as an internal phase and preferred
आर प्रिफर्ड फॉर द हाइड्रोफिलिक ड्रग, यस, बिकॉज हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए प्रिफर्ड होता है, बिकॉज वहाँ पे वाटर जो होता है वो हमारा एक्सटर्नल फेज होता है, तो वो हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। और अगर हम वाटर इन ऑयल इमल्शन की बात कर ले तो वहाँ पे वाटर एज एन इंटरनल फेज होता है और वो लिपोफिलिक ड्रग के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तो ये दोनों इमल्शन की बात हो गई। उसके बाद हमारे पास एक नए टाइप के इमल्शंस भी आते हैं, जो आते हैं क्या, मल्टीपल टाइप ऑफ इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन में क्या आता है, WOW और OWO, तो सिस्टम्स आर कंट्रोल और सस्टेन्ड रिलीज के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं। माइक्रो इमल्शंस की बात कर ले तो माइक्रो इमल्शंस हमारे क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सिस्टम होते हैं, विद ड्रॉपलेट साइज बिलो 100 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट वन इज अ कॉमन इमल्सिफिकेशन मेथड, दैट इज इमल्सिफिकेशन का जो मेथड होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं हमारे पास, इंक्लूड द कंटिनेंटल मेथड, बॉटल मेथड एंड यूज ऑफ कोलॉइडल मिल। तो ये हमारे कुछ कॉमन जो है वो इमल्सिफिकेशन के मेथड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है जो इमल्सन से रिलेटेड है। कौन सा रूल आता है, वो आता है बैंक्रॉफ्ट रूल। स्टेट दैट फेज इन विच इमल्सिफायर इज मोर सॉल्युबल बिकम द एक्सटर्नल फेज। मतलब क्या है, ये क्या बोल रहे हैं बैंक्रॉफ्ट साहब हमारे बोल रहे हैं कि इससे हम लोग ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नेचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एंड टाइप ऑफ इमल्शन फॉर्म्ड। तो इसमें ये बोला गया कि अगर जिस फेज में जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, वही हमारा एक्सटर्नल फेज बन जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास ऐसे सर्फेक्टेंट होते हैं या इमल्सिफाइंग एजेंट जिनको हम बोलते हैं जो किसमें, वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होने वाले कौन कौन से भाई साहब हैं, लाइक आपका ट्विन हो गया, ठीक है, देन आपका कैसिया हो गया, देन आपका एक और बेंटोनाइट हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। और सर्फेक्टेंट जो हमारे ऑयल में ज़्यादा सॉल्युबल हो गए वो कौन से होते हैं, वो स्पैन भाई साहब होते हैं, ये ऑयल में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, बाकी ये जो है ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं 21। इमल्सिफाइंग एजेंट कैन बी कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक और पॉलीमेरिक स्टेबलाइजर्स हो सकते हैं ये भाई साहब कुछ भी। नेक्स्ट वन इज अ प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज करते हैं हम, लाइक पैराबेन्स और बेंजाइल अल्कोहल आर एडेड टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ इन इमल्शन। बिल्कुल सही बात बोली भाई ने कि अगर हमें माइक्रोबियल ग्रोथ रोकनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव का ऐड यूज करना पड़ेगा। फिर अगर ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन रोकना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना पड़ेगा, लाइक एस्कॉर्बिक एसिड उसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रियोलॉजी ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन कैन बी न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। बिकॉज जब हमने न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लो पढ़ा था तो वहां पे सस्पेंशन के एग्जांपल्स थे, बट डिपेंडिंग की अलग अलग टाइप के सस्पेंशन थे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन वॉल्यूम रेशियो, एफ मेजर्स द डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन इन सस्पेंशन, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम रेशियो जो है वो हमारा क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन इन सस्पेंशन। बिकॉज ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू वी यू अपॉन वी नॉट। वी यू क्या होता है, अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एफ जो है, अगर यहाँ पे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम रेशियो नहीं होगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन का फॉर्मूला होता है, सॉरी मेजर द डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, ये नहीं, वो अलग ही होता है, वो होता है बीटा, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू वी यू अपॉन वी ए होगा, ठीक है। तो बीटा जो है वी यू अपॉन वी ए वो रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे अगर बीटा का वैल्यू इंक्रीज हुई तो वहाँ पे रिजल्ट इन फिजिकल स्टेबिलिटी। और यहाँ पे वी यू क्या होता है कि अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लोकुलेटेड सिस्टम, और वी ए जो होता है अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ डिफ्लोकुलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर वैल्यू की बात कर लो तो एफ इज इक्वल टू अगर 0 है तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीट सेडिमेंटेशन, और एफ इज इक्वल टू अगर 1 है तो वहाँ पे कोई सेडिमेंटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात कर लेंगे। और एफ की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब क्या हो जाती है, फिजिकल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ लो, यहाँ पे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम रेशियो नहीं, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन कंपेयर द अल्टीमेट सेडिमेंटस वॉल्यूम ऑफ फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर इमल्शन, इंक्लूड द सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रीज थॉ साइकिल एंड सेल्फ स्टोरेज। नेक्स्ट वन इज अ ग्लोब्यूल साइज इन इमल्शन इज डिटरमाइंड बाय द माइक्रोस्कोपी और लेजर डिफ्रेक्शन मेथड से हम लोग ग्लोब्यूल साइज इमल्शन में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ओस्टवाल्ड राइपनिंग। ओस्टवाल्ड राइपनिंग क्या करती है, ओस्टवाल्ड राइपनिंग इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ लार्जर ड्रॉपलेट्स एट एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर वन इन इमल्शन। वहाँ पे हमें ओस्टवाल्ड राइपनिंग देखने को मिलती है कि एक स्मॉलर ड्रॉपलेट्स के साथ में वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है,
स्मॉलर ड्रॉपलेट से अटैच होकर फिर हमें लार्जर ड्रॉपलेट्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। कोएलिसेंस इज द फ्यूजन ऑफ डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट लीडिंग टू द फेज सेपरेशन, मतलब इनिशियली कोएलिसेंस होता है फिर वो फेज सेपरेशन कर देता है। फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन इन्वॉल्व द वेटिंग, डिस्पर्जन एंड स्टेबलाइजेशन स्टेप्स, ये तो पता है आपको। ड्राई सिरप पाउडर्स आर सस्पेंशन दैट आर रिकॉन्स्टिट्यूटेड विथ वाटर बिफोर यूज। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कैलामाइन लोशन इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन का क्लासिक एग्जांपल आपका कैलामाइन लोशन है। नेक्स्ट एंटासिड सस्पेंशन प्रोवाइड द रैपिड न्यूट्रलाइजेशन ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। कोल्ड क्रीम इन वाटर, इन कोल्ड क्रीम जो वाटर इन ऑयल इमल्शन यूज फॉर क्लींजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। और वैनिशिंग क्रीम होता है ऑयल इन वाटर, इसीलिए क्या होता है कि आप वैनिशिंग क्रीम लगाओगे तो वहां पे कोई भी आपको रेसिड्यू देखने को नहीं मिलेगा, जबकि कोल्ड क्रीम में आपको एक पूरी सी लेयर देखने को मिलेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन, क्या एम्फसाइज करती है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेशियल फिल्म बाय इमल्सिफायर। और फेज वॉल्यूम रेशियो जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इमल्शन टाइप के टाइप एंड स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट वन इज अ गम मेथड यूजेस अकेशिया और ट्रेगाकांथ फॉर प्रिपेयरिंग द स्टेबल इमल्शन, वहां पे गम मेथड का यूज किया जाता है। नैनो इमल्शन हैव अ ड्रॉपलेट साइज ऑफ 20 to 200 नैनोमीटर ऑफरिंग द इनहेंस्ड स्टेबिलिटी एंड पेनिट्रेशन। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, क्या बात हो रही पेरेंटल सस्पेंशन। देखो पेरेंटल सस्पेंशन क्या होंगे, पेरेंटल दे रहे हैं तो वो स्टराइल होना चाहिए, डिजाइन फॉर द डिपोर्ट और सस्टेन्ड रिलीज के लिए डिजाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो पेरेंटल सस्पेंशन होता है वो किस रूट से हम देते हैं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, पेरेंटल इमल्शन प्रोवाइड द इंटरवेनस न्यूट्रिशन और ड्रग डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज अ सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट इज इट्स फॉर्म द इमल्शन स्पॉन्टेनियसली अपॉन डाइल्यूशन। मतलब क्या होता है कि ये हमारा इनिशियली इमल्शन में नहीं रहता, जैसे ही हमारा डाइल्यूशन होता है उसके बाद आपको ये इमल्शन के फॉर्म में देखने को मिलता है। विस्कोसिटी मेजरमेंट हेल्प assess the rheological behavior of suspension and emulsion. ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो जीटा पोटेंशियल डिटर्मिनेशन प्रिडिक्ट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी इन डिस्पर्स्ड सिस्टम्स। एंड प्रिजर्वेटिव्स एफिकेसी टेस्टिंग इंश्योर्स दैट माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ द एक्वस डिस्पर्जन। तो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव की एफिकेसी हमें देखने को मिलती है। प्रिजर्वेटिव का एफिकेसी कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब आती है हमारे पास स्टेबिलिटी टेस्टिंग में एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो होती है वो क्या करती है, वो प्रिडिक्ट करती है लॉन्ग टर्म सेल्फ लाइफ ऑफ द सस्पेंशन एंड इमल्शन के लॉन्ग टर्म सेल्फ लाइफ को प्रिडिक्ट करती है। एंड सेल्फ लाइफ ऑफ इमल्शन इज ऑफन लिमिटेड बाय किसके द्वारा, फिजिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए रेदर देन केमिकल डिग्रेडेशन। तो इमल्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पहले होती है किसकी, फिजिकल इंस्टेबिलिटी की, केमिकल डिग्रेडेशन तो वहां पे बाद में आता। तो मतलब मेन जो सेल्फ लाइफ लिमिट होती है वो किसके द्वारा लिमिट होती है, फिजिकल इंस्टेबिलिटी के द्वारा। नेक्स्ट वन इज आर पैकेजिंग इन एम्बर ग्लास बॉटल्स प्रोटेक्ट द लाइट सेंसिटिव सस्पेंशन एंड इमल्शन को प्रोटेक्ट करता है, ये पता है आपको। प्रॉपर शेकिंग इंस्ट्रक्शन आर एसेंशियल फॉर यूनिफॉर्म डोजिंग ऑफ सस्पेंशन प्रोडक्ट। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट जीपैट ने पूछा था कि शेक वेल बिफोर यूज किसके लेवल में लिखा होना चाहिए, तो ये किसके लेवल में लिखा होना चाहिए, सस्पेंशन के। सो दैट जो की जो सॉलिड अभी हमने देखा था ना कि जो सॉलिड हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, सेडिमेंट हो रहे थे, फिर उनको रीडिस्पर्स करके यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज जीटा पोटेंशियल इन इमल्शन मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज एट द ड्रॉपलेट surface and indicate the stability. Zeta potential is measured by the zeta sizer. DLVO जो हमारी थ्योरी थी अभी हमने बताया था, डेराजुइन लैंडियो वेरवे ओवरबैक थ्योरी फॉर द सस्पेंशन। नेक्स्ट इज आवर फ्रीज थॉ साइक्लिंग यूज फॉर द स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए फ्रीज थॉ साइक्लिंग का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज अ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट हैविंग द HLV वैल्यू इज बिटवीन द 7 to 10। पार्टिकल साइज मेजर बाय द कोल्टर काउंटर मेथड, डिफ्लेक्शन मेथड, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और भी मेथड्स होते हैं, वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एंटी फोमिंग एजेंट्स लाइक आपका इथाइल अल्कोहल एंड सिलिकॉन के डेरिवेटिव ऑयल्स जो होते हैं वो यूज होते हैं एज एन एंटी फोमिंग एजेंट। फिक्स्ड रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम, हमारा क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो जो होता है 4:2। यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे जो फिक्स्ड ऑयल रेशियो होता है, ठीक है, फिक्स्ड ऑयल में हमारे पास क्या होता है 4:2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑयल होता है वो 4 होता है, वाटर जो होता है वो 2 होता है, गम जो होता है 1 होता है। और फिक्स्ड ऑयल में आपके एग्जांपल कौन कौन से आ जाएंगे, आपका आ जाएगा कैस्टर ऑयल हो जाएगा, ठीक है, देन आपका आ जाएगा कॉड लीवर ऑयल हो जाएगा, देन आपका एलमंड ऑयल हो जाएगा। तो ये आपके फिक्स्ड लेवल में फिक्स्ड उसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या अपने पास मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल में जो ये रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 3:2:1। मिनरल ऑयल में आपका लिक्विड और पैराफिन, लिक्विड पैराफिन आ जाएगा। देन आपका आता है क्या वोलाटाइल ऑयल। तो वोलाटाइल ऑयल में ये जो रेशियो आपका हो जाता है, वोलाटाइल ऑयल में हो जाता है 2:1। और लास्ट में आता है आपका ओलियो रेजिन। ठीक है, ओलियो रेजिन, और ओलियो रेजिन में ये जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 1:2:1। ठीक है, और वोलाटाइल ऑयल का एग्जांपल हो गया आपका क्या, टर्पेंटाइन ऑयल और सैंडलवुड ऑयल। और अगर हम ओलियो रेजिन की बात करें तो बाल्सम ऑफ पेरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको याद करने का एक सिंपल सा निमोनिक है, FMVO। एफ मतलब क्या हो गया, सबसे पहले फिक्स्ड ऑयल हो गया, फिक्स्ड ऑयल में 4:2:1 आ गया। देन आपका क्या हो गया VM, एम से मिनरल ऑयल आ गया, 3:2:1 आ गया। देन आपका वोलाटाइल ऑयल आ गया, 2:2:1 आ गया। लास्ट में ओलियो रेजिन आ गया, 1:1:1 आ गया।
1:2:1 आ गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फेज इन्वर्जन ओ बाई डब्ल्यू टाइप इमल्शन चेंजेस डब्ल्यू बाई ओ टाइप, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सोडियम लॉरियल सल्फेट एसएलएस की वैल्यू एचएलबी 40 होती है, ये भी हमें पता है। एंड टोनिसिटी मॉडिफायर आर एडेड टू आईवी सस्पेंशन टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन। और टोनिसिटी मॉडिफायर एजेंट जो होते हैं वो NaCl हो गया आपका, KCl हो गया, ये आपके टोनिसिटी मॉडिफायर एजेंट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पूरा सस्पेंशन एंड इमल्शन जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लिया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, कुछ नए पॉइंट्स आपको देखने को मिले होंगे, तो आप वो पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड कर लेना। कभी भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये 60 के 60 पॉइंट्स आप अपने नोट्स में मत ऐड करो, जो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उसको मार्क कर लो, और अगर हर उससे आपको 10 to 12 पॉइंट्स मिलेंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, तो वो आप अपनी नोट्स में ऐड ऑन कर देना, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और जाके व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज भी हमें फॉलो कर सकते हो। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट डायरेक्टली जाके वेबसाइट से विजिट कर सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट से कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।